नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अपनी बाछें फैलाए हुए है। सारे ज़माने को, सारे समाज को, सारी सभ्यता को अपने आगोश में लेने को है। ऐसे में कई तरह के डर, कई तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, जो कई बार जायज़ भी हैं और कई बार नाजायज़ भी। सो हमें कितना डरना चाहिए, क्या इम्पैक्ट है, इस पर आज चर्चा करते हैं। और इम्पैक्ट क्यों है? आखिर एआई इतनी तेज़ी से हमारे जहन में, हमारी सभ्यता में, हमारी रोजी रोटी पर असर डालने की काबिलियत तक कैसे पहुंच गया? तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इन मशीन। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन चलती फिरती मशीन हो, वो मशीन एक कंप्यूटर हो सकती है जिसमें आर्टिफिशियल ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है। ह्यूमन जैसे, आदमी जैसे निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर अगर किसी तरह डेवलप हो जाती है। तो अब जानते हैं कि जैसे एआई हम लोग जो है 20वीं शताब्दी के से पढ़ते चले आ रहे हैं इसको। जब 2000, 2001, 2004 जब इस समय के माहौल में भी एआई के चैप्टर होते थे किताबों में, उन पे लोग पढ़ते थे लेकिन वो एक भविष्य की बात लगती थी। आज वो भविष्य 2026 में यही है, सामने दिखता है, साक्षात है, जहाँ पर मैन मशीन सिविलाइजेशन की बात होती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना भय कैसे पैदा कर दिया कि जो है ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। एआई समिट हो रही है, चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक की लड़ाई चल रही है। एआई की दौड़ में आगे निकल जाने, पीछे निकल जाने की तमाम बातें चल रही हैं। ऐसा क्यों है आखिर? तो दोस्तों ये बताता चलूँ कि आप जानते हैं 4-5 साल पहले चैट जीपीटी जब आया था तो उसने हमारे जीवन को सरल बनाया। चैट जीपीटी बहुत सारे दफ्तरों में, कारपोरेट दफ्तरों में, हम मेरे खुद के दफ्तर में और मेरे खुद के लिए भी एक सहूलियत भरी चीज़ है, जहाँ पर उसको पर्सनल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर आप तमाम तरह के अपने सवालों के जवाब, सेकेंडरी डेटा जो इंटरनेट में उपलब्ध है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं उनमें कई सारी तरीक़ों में, तौर तरीक़ों में हेल्प करता है। किसी चीज़ को समझने में, कोई डॉक्यूमेंट बनाने में, इट इज़ वेरी इजी नाउअडेज़। तो हमारे जीवन को सरल तो किया है, एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत को भी ख़त्म किया है। अब चैट जीपीटी के बाद एआई और इवॉल्व होता रहा। वो चैट जीपीटी एलएलएम मॉडल जो हैं उनका पहला जो ऑफिशियल वर्जन था, उसके बाद कई और लोग आए, ग्रोक आया, जेमिनी आया और डीप सीक आया, और उसके बाद साथ साथ आया क्लाउड, एंथ्रोपिक एआई का। सो 4-5 सालों में एआई और इवॉल्व हुआ, अब और तेज़ी से सीख रहा है। जैसे एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, इंजीनियरिंग कर लेता है, प्रोफेशनल बन जाता है, तो अपने जीवन के निर्णय लेने लगता है। तो एआई आज एक वयस्क हो चुकी है। पहले वो बच्चा थी जिसको हम गाइड कर रहे थे, आज वो हमारी बराबरी पर खड़ी है, हमारा जूता उसके पाँव में आने लग गया है। सो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि एंथ्रोपिक एआई ने इतना सारा डैमेज क्यों कर दिया, खासकर भारत की और दुनिया भर की आईटी कंपनियों के जो शेयर सूचकांक में शेयर्स जो है लाखों करोड़ का वारे न्यारे हो गए। 25-30% टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल जैसे स्टॉक्स गिर गए, और तमाम स्टॉक्स जो संकट में हैं, आईबीएम जैसी कंपनियों के स्टॉक गिर गए। तो आखिर क्यों हैं? तो ये समझने की बात है कि एंथ्रोपिक एआई ने चैट जीपीटी से एक स्टेप अहेड जा करके अपने कुछ प्लगइन निकाले हैं। उनमें से एक प्लगइन है कोवर्कर। अब कोवर्कर क्या है कि जैसे आज होता है इंटरेक्टिव मॉडल है, चैट जीपीटी में जाओ, आप बोलो कि ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो, पिछले 10 साल का किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा दे दो, या ये बता दो कि भैया दुनिया में कितने डैश कैम बिक रहे हैं। तो वो जो है एक जो उपलब्ध पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उससे निकाल करके ऑर्गेनाइज करके आपको ऐसा डाटा दे देता है कि उसमें आपको ज़्यादा कवायद नहीं करनी पड़ती। ऐसे में ही इसमें आपको बार बार इंटरेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या करना है, क्या करना है। तो कोवर्कर क्या है कि कोवर्कर को आप बता दीजिए कि भैया एक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए कि एक जो है ये वाला टास्क इस वाले फोल्डर में
और इसमें ये करना है, इमेज को प्रोसेस करना है, आदमियों को अलग करना है, जिन आदमियों का कलर गोरा है उनको अलग रखना है, जिनका कलर ब्लैक है उनको अलग रखना है, जिनके बाल नहीं सर में उनको अलग रखना है। ऐसे 5-6 कैटेगरी बना दिया आपने, उसको बता दिया कि ये करके एक एक्सेल में स्टोर कर देना, और जो पिक्चर हो वो डॉक्यूमेंट में स्टोर कर देना। जैसे आपने बताया उसके बाद उसको क्लिक कर दिया तो आप डेस्क से उठिए, चाय पीजिए, बाहर जाइए, घूम कर आइए, और जब आप आएंगे तो आप जब कंप्यूटर पे लॉगिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका काम हो चुका है। उस काम में फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि मशीन और आदमी में फ़र्क है और वो हमेशा रहेगा। लेकिन काम जो आप लगातार बैठ के, जिसमें आपकी कंप्यूटर में उस उपस्थिति की ज़रूरत पड़ती थी, वो काम अब कोवर्कर कर रहा है, और ये एक सत्य है। अब इसमें फर्दर ऑप्टिमाइजेशन आएगा और लर्निंग आएंगी, और इसके साथ साथ फर्दर ऑप्टिमाइजेशन आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे एक्टिविटी की हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी। जैसे टिकटिंग वाली बात है, चैट बोर्ड जो काम करते थे अब वो कोवर्कर, और कोवर्कर जैसे आने वाले आसपास के तमाम लोग। सो अब एआई कितना इंटेलिजेंट रहेगा उस पर भी जो है ये डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से सीख रहा है, कितनी तेज़ी से अपने आप को डेवलप कर रहा है। सो इस वजह से चूँकि कोवर्कर आया, और उसके बाद जो एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया कि वो एसएपी जैसे सिस्टम को, एसएपी माने जैसे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे और ऑटोमेट कर देंगे। जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो कंप्यूटर यूज़ होते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनमें कोबोल जो लैंग्वेज होती थी बिजनेस की, वो लैंग्वेज से जो सिस्टम्स हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है उसको माइग्रेट कर देंगे बगैर किसी बड़े जो है बैरियर के। तो ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि इनमें देखिए कि भारत की जो लाखों में जो आईटी वर्कर हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें सब में जो काम करने वाले थे, बहुत सारे लोग एसएपी पे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक समय में कोबोल और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में काम किया, वो किसी दूसरे यूनिक सिस्टम में, क्लाउड सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो एक काम था, चूँकि वहाँ पर आदमी की ज़रूरत थी, आदमी की इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी। बट जब एंथ्रोपी क्लेम करता है कि ये सब काम आज और आने वाले कल में हम एआई के थ्रू करा लेंगे, दैट इज़ कि मैन जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट वो एक लिमिटेड उसमें रहेगी। तो ये डर सबको लगा, क्योंकि भारत की जो आर्थिक इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है भारत की, वो दिल्ली एनसीआर ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब शहर जो हैं, पुणे, आईटी पर ही सर्वाइव करते हैं। जैसे आप बात करेंगे चेन्नई की भी, चेन्नई भी उनमें से एक है। तो बेंगलोर को तो सॉफ्टवेयर का मक्का कहा जाता था। सबसे ज़्यादा बेंगलोर से ट्रांजिट होते थे यूएस की तरफ और यूरोप की तरफ और अन्य देशों में। इन्फोसिस या बड़े किसी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो अमूमन वहीं रहता था, बेंगलोर में। तो अब ये सब जो लोग थे, जो लोग हैं, इनकी जॉब को आगे आने वाले समय में ऐसा दिखता है कि इसको कोवर्कर या कोवर्कर जैसे तमाम एजेंट रिप्लेस कर जाएंगे। और एजेंट ऐसे जो खुद जो है इंटेलिजेंट काम कर रहे हैं, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस लेकर के, और वो आगे खुद और नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे, जैसे आदमी सीखता है। अब आदमी में आलस भी होता है, आदमी में इमोशंस भी होते हैं, बट मशीन में इमोशंस नहीं है, और मशीन 24/7 काम कर सकती है। आदमी की अपनी लिमिटेशन है कि 8 घंटे काम करेगा, ट्रेवल करेगा, फिजिकली जाएगा। तो इन सब तमाम चिंताओं के चलते भारत का, दुनिया भर के जो आईटी सर्विसेज कंपनीज थीं, उनका बाज़ार का पूंजीकरण औंधे मुँह ज़मीन पर गिरा है। जो शेयर कभी आदमी 4,000 रुपये में नहीं लेता था, वो शेयर आज 4,000 में लेने के लिए बेताब रहता था, वो आज 2,500 रुपये में कोई छू नहीं रहा है। तो उस तरह की स्थिति पैदा करती है। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो समझने की बात है, जो मैं खुद भी समझता हूँ कि एआई है, एक परिवर्तन है। इसके पहले भी जब हम ट्रेडिशनल फाइलों में काम करते थे, फाइलों से कंप्यूटर में आए, शोर मचा, पूरी दुनिया में शोर मचा। वो एक टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन था, टेक्नोलॉजी साइकिल का चेंज था। कंप्यूटर से फाइलों से कंप्यूटर तक, पेन की स्याही से कंप्यूटर के में लिखने तक, और उसमें जो है गुणा भाग करने तक। तो वो एक टेक्नोलॉजिकल साइकिल चेंज था, जिसमें कुछ लोग
जो सामंजस्य नहीं बिठा पाए उन्हें ऑब्वियसली हटना पड़ा होगा, और जो लोग सामंजस्य बिठा गए और आगे बढ़ते गए वो बहुत एक्सपोनेंशियली आगे बढ़े, और आगे आने वाली जो जनरेशन थी उसने वो तो उसी समय पैदा हुई और उसने अडॉप्ट कर लिया उसको। तो एआई और मतलब ये जो टेक्नोलॉजी साइकिल चेंज था हमेशा एक वो परिवर्तन लेकर के आता है, और जो आदमी जड़त्व में रहता है कि नहीं हटूंगा, परिवर्तित नहीं होऊंगा, वो दिक्कत में हमेशा रहता है। तो कुछ परिवर्तन आते हैं, 20-25% वर्कफोर्स इधर से उधर हो जाती, बट नई रिक्वायरमेंट जनरेट होती है और नए रोजगार जनरेट होते हैं। ऐसे ही आप देखिए कि जो है जब ये 90 का दशक था, जब फाइलों से कंप्यूटर आया तो भारत ने इसमें लीडरशिप ले ली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। उसको कुछ लोग जो है बॉडी शॉपिंग भी कहते हैं, वाइट कलर बॉडी शॉपिंग। वो भी एक हद तक सही है क्योंकि बिलिंग रेट के आधार पर काम करते रहे, और दुनिया में हम भारत की कंपनियां सबसे बड़ी इसी दौर में बनी जिससे 8% की जीडीपी का योगदान आता है। और उसी वजह से जो आप शहरों में देखते हैं गगनचुंबी इमारतें, वो सब गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले जो रिमोट शहरों से निकल के बंगला और हैदराबाद पुणे सब आए, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को बनाया। अब उन्हीं लोगों ने उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने यूएस में जाकर के कुछ कंपनियों में कंट्रीब्यूट किया, कुछ कंपनियों में सर्विसेज दी, और अब एआई का दौर है। तो जो हमारे बाबा और पापा के करियर जब शुरू हो रहे थे, तो उस समय फाइलों से कंप्यूटर का दौर आ रहा। तो अब ये हमारे बच्चों का दौर है जहाँ हमारे कंप्यूटर से इंटेलिजेंस एआई तक पहुँच गई है, और अब बच्चे तो जो आने वाले बच्चे वो एआई पढ़ रहे हैं कक्षा 6 और 7 में, वो धीरे धीरे अडाप्ट हो जाएंगे और वो एआई को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो ट्रांजिशन फेज में है वो है जनरेशन जिसने फाइलों से कंप्यूटर का दौर अपने बचपन में देखा है, और अब कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर का दौर अपनी जवानी में, अपने रोजगार के समय में देख रही है। तो ऐसे में ज़रूरी यह है कि डार्विन का सिद्धांत जो है सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, उसके हिसाब से चला जाए। इसमें कोई शक नहीं कि जब एआई आएगा अपने फुल फ्लेज उसमें आएगा, उसमें एक दिन नहीं लगेगा, लेकिन ये डिस्ट्रप्शन होगा, ये एक्सपोनेंशियली आएगा। आप समझिए कि इंटेलिजेंस जो है एक्सपोनेंशियल है, लर्निंग एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियली आएगा, बट एक दिन में नहीं आएगा। वो कैपेसिटर की तरह है कि पहले शुरुआत में चार्ज होने में बहुत समय लगेगा, और बाद में पहले शुरुआत में बहुत तेज़ी से चार्ज होगा, और बाद में जब ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो एक सैचुरेशन की तरफ उसका कर्व चला जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि एआई और एमएल से टकराव न किया जाए, उनको अपना हम सफ़र बनाया जाए, अपना साथी बनाया जाए, उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सीखा जाए, और ख़ासकर फंडामेंटल्स काम कैसे करते हैं। देखिए फंडामेंटल जब चीज़ के स्ट्रांग रहते हैं तो उसमें अडाप्ट करने में बहुत देर नहीं होती। आप ऐसे समझिए कि जो लोग पुराने जनरेशन के थे और उन्होंने एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करना नहीं सीखा, वो ऑब्सोलीट हो गए, वो फेसबुक और इन सब चीज़ों में आज सक्रिय नहीं हैं। जिन लोगों ने मोबाइल को सीखा वो उन्हीं की उम्र के हैं, बट चला पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा पा रहे हैं। तो यही बेसिकली अपने समय में भी है। तो एआई, वो एंथ्रोपिक हो, वो चैट जीपीटी हो, डीप सीक हो, किमी हो, कोई भी हो, वो ड्रेस्टिक परिवर्तन लाएंगे। बट जो आने वाली पीढ़ी है वो समावेशी रहेगी, उसी के साथ जिएगी, बढ़ेगी, तो वो उसी के साथ काम करेंगे। किंतु जो पीढ़ी ट्रांजिशन फेज में है उसको बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ नौकरियां जाएंगी, बट आगे जाते हुए रोजगार के नए तरीके का सृजन होगा, क्योंकि हर लेयर चेंज नहीं हो सकती, हर चीज़ को एआई टैकल नहीं कर सकती। एआई का जो मॉडल है वो एप्लीकेशन लेयर पे जो अगर वो एसआई लेयर का मॉडल समझते हैं तो एप्लीकेशन लेयर पे उसका ज़्यादा जोर है, और वहाँ पर एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा। नीचे की लेयर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ऑप्टिकल फाइबर अगर आपको चाहिए तो ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, करेक्ट। वो इंटरनेट नहीं होगा तो कुछ काम नहीं करेगा। डेटा सेंटर चाहिए तो डेटा सेंटर एक नया डेस्टिनेशन बन के खुला ना, ऑप्टिकल फाइबर एक नया डेस्टिनेशन बन के खुला ना। कल को जो है एनवीडिया बढ़ रही है, अगर टीसीएस और इन्फोसिस घट रही है, आईबीएम घट रही है, तो एनवीडिया बढ़ रही है, तो भी रोजगार का सृजन कर रही है। एक कंपनी के पास ज़्यादा माइट आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी माइट है। आगे जैसे ही कंपटीशन शुरू होंगे, पहले जो अर्ली अडेप्टर होता है टेक्नोलॉजी का, हमेशा थोड़ा लीडिंग एज पे रहता है, और उसके कुछ समय बाद कंपटीशन आने लगता है। जैसे चैट जीपीटी 2022 में एक छत्रराज कर रहा था, बट आज एंथ्रोपिक के एक बयान से चैट जीपीटी भी परेशान हो जाता है। तो ये जाहिर है, इसमें कोई जो है पहले एक नई टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी साइकिल में चेंज के बाद उस टेक्नोलॉजी साइकिल जब मैच्योरिटी अटेन करने की कोशिश करती है तो उस समय और बहुत सारे कंपटीशन आ जाते हैं, और कंपटीशन हर तरीके से हर चीज़ को प्रभावित करते हैं।
तो आप ऐसे समझिए कि रोज़गार, नए रोज़गार का सृजन होगा, कुछ रोज़गार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो रही है। ख़त्म कुछ नहीं हो रहा। जो आदमी, वो कंपनी TCS हो, इन्फोसिस हो, LTTS हो, टाटा एलेक्सी हो, कोई भी कंपनी हो इस तरह की, जो कंपनी बदल जाएगी, अपने आप को नए वर्क एनवायरनमेंट में ढाल लेगी, वो सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी और आगे बढ़ेगी इन्हीं सब AI वगैरह को ले करके। और जो ये कहेगी नहीं भैया हम तो नहीं करते, जो करना हो कर लो, वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और HCL, इनमें इन कंपनियों में भी आप अगर देखेंगे तो HCL ने बहुत सारे इनोवेशन किए, प्रोडक्ट वगैरह बनाए, तो HCL के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन्फोसिस का भी एक प्रोडक्ट है फिनेकल। तो एक बिजनेस वर्टिकल है उनका जिसको कोई टच नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी है टाटा एलेक्सी और LTTS, लार्सन टोब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस, ये सब और इस तरह की KPIT जो कंपनी है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग जो में ज़्यादा फोकस किया। वो भी सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, लेकिन वो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। जो TCS जैसी कंपनियां हैं, वो वाइट कलर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं आपका काम करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि टाटा एलेक्सी वगैरह प्रोजेक्ट लेते हैं और पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड एग्जीक्यूट करके आपको दे देते हैं। KPIT भी ऐसे ही करता है, तो वहाँ पर एक लिवरेज मिलता है आपको। तो एक ट्रांजिशन हुआ ट्रेडिशनल बॉडी शॉपिंग से इंजीनियरिंग तक। अब क्या है कि एक दौर वो आएगा जब आप इस इंजीनियरिंग में AI एजेंटों का इस्तेमाल कर रहे होगे। दूसरा क्या है कि ये इन इंजीनियरिंग में जब AI एजेंटों का इस्तेमाल कर लोगे आप, उसके बाद ये भी ज़रूरी हो जाएगा कि आप अपना कुछ इनोवेशन करो। और वो इनोवेटिव माइंडसेट जो होता है, वो आपको सेट करेगा इस टेक्नोलॉजी साइकिल चेंज के दौर में। आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी जो कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगी। जैसे जब पहले माइक्रो कंट्रोलर बनते थे, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर बने, फिर 16 बिट बने, 32 बिट बने, अभी 64 बिट बन रहे हैं। अभी आप देखिए कि पहले CPU बना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद MCU बना, प्रोसेसर बने बेसिकली, और उसके बाद MCU बना, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस यूनिट आजकल जो है। फिर GPU बना, खेलों की रिक्वायरमेंट हुई तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद जब ये हो गया तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो उसमें बना NPU, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और ऐसे ही आप अगर देखते हैं तो TPU होते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसी तरह के बहुत सारे जो है आविष्कार उन्हीं में होते चले गए। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ही नए नए आविष्कार होते चले गए। तो यही पैटर्न आगे कायम रहेगा। ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी साइकिल कितने समय तक सर्वाइव और सस्टेन करेगी, कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगी और कितने लोग इसी को सीख करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पाथ पर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आसमान गिर रहा है, बट सजग रहने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, और जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आगे इन चीज़ों पर चर्चा करते रहेंगे।